सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में टॉप न्यूज में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद पर हमले की 21वीं बरसी आज। संसद भवन परिसर में हमले के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में 8 सुरक्षाकर्मी और एक माली सहित 9 लोग हुए थे शहीद। 5 हमलावर आतंकी कर दिए गए थे ढेर। तवांग में सीमा पर भारत चीन सैनिकों के बीच टकराव। दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर। शांति बनाए रखने के लिए भारत चीन कमांडर्स की बैठक। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बयान। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर गर्व हो, ना कि उठाए जाए सवाल। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। खाने पीने की चीजों की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई घटकर 11 महीने के निचले स्तर पर। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपए हुआ। और फीफा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। अर्जेंटीना का क्रोएशिया से होगा मुकाबला। क्रोएशिया पिछले विश्व कप की रनर अप। और अब खबरें विस्तार से। आज 13 दिसंबर है। संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी। दोनों सदनों में आज सदन की कार्यवाही से पहले संसद भवन परिसर में 13 दिसंबर वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। सुबह 10:30 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2001 में 13 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। हमले में एक माली भी शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी भी ढेर हो गए थे। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संसद में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युतारोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होनी है। इसके साथ ही विधेयकों की संभावित सूची में 2 विनियोग विधेयक, विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2022 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2022 शामिल है। साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाले विवरण और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर सदन में आगे की चर्चा और मतदान भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में आज संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यमस्थम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पर भी उच्च सदन में विचार होना है। इसके साथ ही सदन में सभापटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और सांसद प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उस पर सभी को गर्व करना चाहिए। वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि डॉलर और रुपयों में उतार चढ़ाव का असर अर्थव्यवस्था पर न पड़े, इसके लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। dollar and rupee fluctuation doesn't go too much, in the sense volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences.
So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs. अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। यह घटना 9 दिसंबर की है। सेना के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि तवांग में एलएसी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दोनों ही पक्ष अपना दावा करते हैं और यहां दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं। सेना ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन किसी तरह का ब्यौरा साझा नहीं किया है। सेना के मुताबिक इस एलओसी पर भी सीमा रेखा को लेकर विवाद है और गश्त के दौरान अक्सर तनातनी हो जाती है। जानकारी के अनुसार एलएसी पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का जमावड़ा 9 दिसंबर को देखा गया था। भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और दृढ़ता से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह की 4 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। भारत इस बैठक का उपयोग विकासशील देशों, कम विकसित देशों और द्वीप देशों के प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए करेगा। वहीं G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उपप्रमुखों की पहली बैठक आज बेंगलुरु में होगी। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान मुंबई में विकास कार्य समूह समसामयिक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने पर बल देगा, जबकि बेंगलुरु में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की पहली बैठक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श की शुरुआत करेगी। इस एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को नया रूप देना, विकास के लिए वित्त, वैश्विक ऋण, अनिश्चितताओं का प्रबंधन, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और उत्पादकता, लाभ, जलवायु कार्रवाई, वित्त और संधारणीय विकास लक्ष्य शामिल है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की हिमायत की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवलरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन चाहता है कि ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व के साथ भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्यों में शामिल हो। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली सरकार में पदभार ग्रहण करने के बाद से विदेश नीति संबंधी अपने पहले प्रमुख भाषण में जेम्स क्लेवलरी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट रूप से युद्ध विरोधी संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई। वहीं इस वर्ष जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस साल अभी तक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 56 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले 102 स्थानीय युवाओं में से 86 मारे गए हैं। ये पिछले कई वर्षों में एक ही वर्ष में आतंकवादियों के मारे जाने की सबसे बड़ी संख्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में 2 प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से न्यूयॉर्क के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म विषय पर 14 दिसंबर को उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय खुली बहस होगी, जबकि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर एक परिचर्चा 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान ये दोनों विषय भारत के लिए प्राथमिकताएं हैं। भारत दिसंबर महीने के लिए यूएनएसए की अध्यक्षता कर रहा है। सोमवार को यूएई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों को शीघ्र कदम उठाने और वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोकने की दिशा में काम करने की जरूरत है। अबू धाबी में जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी विषय पर इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई समिट को
संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विकसित देश अभी भी जलवायु न्याय को लेकर अपने वादों को निभाने के बारे में गंभीर नहीं है। When I look at the return of history and the relationships which will go forward in the coming days, I certainly would rank the India-UAE relationship very high in that. And there are many reasons. So whether we are talking people or whether we are talking business, this country has a particular salience in our perspectives. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लेंगे। और आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने गृह एवं राजस्व सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग दिए गए हैं, जबकि एकमात्र महिला कैबिनेट सदस्य भानुबेन बाबरिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास विभाग आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कंबन कलई संगम पुदुचेरी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। 15 अगस्त 1872 को जन्मे श्री अरबिंदो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया। और इस खबर के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े समाचारों पर भी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, 2 मोबाइल एप्लीकेशन, 4 सोशल मीडिया अकाउंट और स्मार्ट टीवी ऐप को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया है। सरकार का कहना है कि इसमें दिखाई जा रही सीरीज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत में दोनों देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में आज शाम 6 बजे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 60 साल पूरे होने के समारोह की अध्यक्षता करेंगी। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 जनवरी तक टल गई है। याचिका में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम की स्थानीय अदालत में शुरू की गई मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। जदयू के साथ महागठबंधन सरकार बनने के बाद सरकार का यह पहला शीतकालीन सत्र होगा। सत्र के पहले ही दिन सरकार ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने की योजना बनाई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अगले साल की शुरुआत में मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के सिलसिले में पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में विपक्षी कांग्रेस के 12 विधायक पिछले साल नवंबर में टीएमसी में शामिल हो गए थे, जिससे वह इस पर्वतीय राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी। केंद्र द्वारा बताई गई कुछ विसंगतियों को दूर करने के बाद राज्य सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक लाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कहा कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में अवैध धर्मांतरण पर इस साल की शुरुआत में लाए गए एक अधिनियम के मसौदे नियम को मंजूरी दी है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 17 वैज्ञानिक आज मनोहर पर्रिकर विद्या महोत्सव के चौथे संस्करण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति पर गोवा में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन विभाग द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, डोना पाउला और डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फतोरदा सहित 7 अन्य स्थानों पर किया जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया गया था। उन्हें महाभियोग परीक्षण के बाद पद से हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद दक्षिणी पेरू में अंडाहुयालस शहर में उनके समर्थकों ने इससे लेकर विरोध किया। यह विवाद बाद में हिंसक हो उठा और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुलिस अधिकारियों को बंधक भी बना रखा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी नेताओं पर रूस के साथ युद्ध के दौरान अपने देश की मदद करने के लिए और अधिक उन्नत हथियार देने के लिए दबाव डाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी सेना को यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में वापस लेने के लिए अपनी बात दोहराई है। ज़ेलेंस्की ने आगामी क्रिसमस को युद्ध से हटने की तारीख के रूप में भी सुझाया है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने मेजबान जर्मनी और 7 औद्योगिक शक्तियों के समूह के अन्य नेताओं से कहा कि इस क्रिसमस पर यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी शुरू करना सही होगा। अगर रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को हटाता है तो शत्रुता का एक विश्वसनीय अंत सुनिश्चित हो जाएगा। मध्य अमेरिका में भीषण सर्दी तूफान आया, जिससे लाखों लोगों के लिए भारी हिमपात, जमा देने वाली बारिश और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते मध्य अमेरिका में कई व्यापक और प्रभावशाली मौसम संबंधी खतरे होंगे। लोगों को उत्तर में बर्फीला तूफान जैसी स्थिति और दक्षिण में अचानक बाढ़ के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई थी। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई को लेकर ईरानी मौलवियों, वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य के मीडिया कर्मचारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय संघ ने इन सभी लोगों की यूरोप की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर 20 लोगों की संपत्ति भी कुर्क कर दी गई है। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया गया है। वहीं व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक अमेरिका अगले 3 साल में अफ्रीका को $55 अरब वित्तीय सहायता देगा।
व्हाइट हाउस ने सोमवार को अमेरिका अफ्रीका नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले कहा कि वह अगले 3 वर्षों में अफ्रीका के लिए आर्थिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायता में $55 अरब देने का वादा कर रहा है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 18 बिलियन यूरो यानी करीब 18.93 बिलियन डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज भेजने की प्रमुख निगमों पर एक न्यूनतम कर को मंजूरी देने के लिए समझौता किया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के 27 दूत सोमवार देर रात बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वित्तीय संकट से जूझ रहे बुदापेस्ट को वादे के अनुरूप धन का एक बड़ा हिस्सा दिए जाने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ के चेक प्रेसिडेंसी ने मेगा डील पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, सौदा अभी भी संभावित है क्योंकि इस पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन कोई बड़ी बाधा रह नहीं गई है और अब सब औपचारिकता मात्र है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात, आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई नवंबर में घटकर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 11 महीनों में यह पहली बार है कि खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर 5.88% की सीमा में आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में 6.77% और पिछले साल नवंबर में 4.91% रही थी। पिछले महीने खाद्य पदार्थों की महंगाई दर घटकर 4.67% पर आ गई, जो इससे पिछले महीने में 7.01% थी। आरबीआई ने महंगाई को काबू में लाने के लिए पिछले सप्ताह प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.35% बढ़ाकर 6.25% कर दिया था। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में 2005-2006 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के 25.01% लोगों की गरीबी के रूप में पहचान की गई थी। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आयकर विभाग के मुताबिक यह संग्रह 2022-23 के बजट अनुमान का 61.79% है। बजट में अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.20 लाख करोड़ रुपए रहेगा। वहीं चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच 2.15 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 67% अधिक है। देश के विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन में कमी, खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में कमतर प्रदर्शन के कारण अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में 4% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले अक्टूबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 4.2% की वृद्धि हुई थी। वहीं औद्योगिक उत्पादन में इससे पहले सर्वाधिक 7.1% की गिरावट अगस्त 2020 में दर्ज की गई थी। अक्टूबर के महीने में खनन क्षेत्र का उत्पादन एक साल पहले की तुलना में 2.5% बढ़ा है, जबकि बिजली उत्पादन की वृद्धि दर सिर्फ 1.2% ही रही है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों पर। फीफा विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले आज से खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच होगा। यह मैच
आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने अब तक 5 बार एक दूसरे का आमना सामना किया है। दोनों टीमों ने 2 जीत और 1 गेम गोल रहित ड्रॉ से समाप्त किया है। अर्जेंटीना ने 1998 में अपने पहले विश्व कप में क्रोएशिया को 1-0 से हराया, जबकि क्रोएशिया ने 2018 में अर्जेंटीना को 3-0 से हराया था। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हराकर FIH नेशंस कप में लगातार दूसरी जीत के साथ पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय महिला टीम ने पहले मैच में चिली को 3-1 से हराया था। भारत के लिए सलीमा टेटे डोंगडोंग ने गोल किया। भारत को अब 14 दिसंबर को अपने अगले ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी और आज ठीक 11 बजे संसद टीवी पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। 13 दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और CRPF के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।